गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द सिविल चौपाल। तो जैसा कि आपको पता है कि अपनी मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज चल रही थी टीओ और एचसीएस प्रीलिम्स के लिए। तो उसमें पॉलिटी का पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, तो आज पॉलिटी का पार्ट 2 देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। प्रेसिडेंट साहब के बारे में पूछता है इलेक्शन और एलिजिबिलिटी के ऊपर। और सबसे पहले आपको मार्क कर लेना है कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। इससे जो सिली मिस्टेक होती है वो नहीं होगी आपकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ेंगे थोड़ा और फिर क्वेश्चन को आके देखेंगे ताकि जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएं। तो ये एक तो इलेक्टोरल कॉलेज की बात कर रहा है ये क्वेश्चन, फिर बात कर रहा है प्रेसिडेंट साहब की एलिजिबिलिटी के ऊपर, फिर ओथ के ऊपर बात कर रहा है, और फिर बात कर रहा है ये सिस्टम के ऊपर कि किस सिस्टम पे प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन होता है, और फिर वो री इलेक्शन की बात कर रहा है। तो इन्हीं चीज़ों पे बात कर लेते हैं आर्टिकल्स के साथ। तो आप जब प्रेसिडेंट साहब के बारे में पढ़ेंगे तो आपको आर्टिकल नंबर 55 होता है एक, जो बताता है कि प्रेसिडेंट साहब का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट रूप से किया जाएगा, यानी कि पीपल, उसमें जनता, हम लोग हैं, सीधे पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि जो अपने प्रतिनिधि होते हैं, जो हमने चुन रखे हैं अपने प्रतिनिधि, एमपी एमएलए चुने, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में भाग लेते हैं। इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। और डायरेक्ट इलेक्शन में जनता सीधे भाग लेती है, जैसे एमपी एमएलए को चुनते हैं हम। तो प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। प्लस जो सिस्टम अपनाया जाता है उसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल। यहाँ पे लिखा भी गया होगा, देखिए 55 का क्लोज 3, सिंगल ट्रांसफरेबल, एकल, इसको कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, इसका मतलब होता है कि एक प्रोपोर्शन डिसाइड किया जाता है, एक कोटा डिसाइड किया जाता है कि वो इतना, इतने वोट आपको लेने ही पड़ेंगे अगर आपको प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन जीतना है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं उसको कि जितने भी आपको वोट्स मिल रहे हैं, वैलिड वोट्स, उसका एक प्रोपोर्शन डिसाइड होता है, उस अनुपात में आपको वोट लेने ही होते हैं। जैसे कि अपने गाँव में जितना भी सरपंच का और ये एमपी और एमएलए के इलेक्शन होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यूज होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इसको कहते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है कि जिसको भी ज़्यादा वोट मिले होते हैं, इसमें ये जरूरी नहीं होता कि आपने कोटा लिया या नहीं लिया। जैसे कि 1000 वोट थे तो उसमें ये जरूरी नहीं कि आपने 501 लिए ही हों, बस औरों से ज़्यादा होने चाहिए। जैसे कि अगर 4 मेंबर थे, ए बी सी डी, तो इनको 300 मिले, इनको 200 मिले, इनको 200 मिले, और इनको भी 200 मिले, तो जो 300 वाला है वो सीधा जीत जाएगा। इससे ये मैटर नहीं करता कि कितने आपने कोटा लिया है या नहीं, आपने 501 51% लिए हैं या नहीं वोट का, या फिर कोई भी जो प्रोपोर्शन डिसाइड किया गया है, वो जरूरी नहीं होता। फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम में जिसके भी ज़्यादा मत होते हैं वो जीत जाता है। लेकिन प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, जो राष्ट्रपति के लिए यूज होता है, उसमें एक प्रोपोर्शन डिसाइड होता है, एक कोटा डिसाइड होता है। तो ये आपको याद रखना है। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ये प्रणाली, इस पर सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी प्रणाली होती है, तो याद कर लेना आप, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है ये। और इसमें सीक्रेट बैलेट का यूज़ होता है, यानी कि आप जिसको वोट डालते हैं तो कोई ऐसे देख नहीं सकता कि आपने किसको वोट डाला है। तो भारत में लगभग जितने सारे इलेक्शन होते हैं उसमें सीक्रेट बैलेट ही यूज़ होता है। आप याद रख लेना, जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है, जो राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन होता है, राज्यसभा एमपी का इलेक्शन होता है, उसमें ओपन बैलेट यूज़ किया जाता है। आप इस इंफॉर्मेशन को याद रख लेना, उसमें ओपन बैलेट यूज़ किया जाता है राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन के लिए। अब बात आती है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में इलेक्टोरल कॉलेज, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है कि कौन कौन सदस्य वोट डालेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन के, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में। तो उसमें बताया गया है कि देखिए, आपको यहाँ पे लिखा भी गया है, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट में राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं, लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं, लेकिन इलेक्टेड, इलेक्टेड होने चाहिए। तो जो राज्यसभा के 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, याद रखना, 12 मेंबर नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं। ऐसे ही इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका मतलब ये हुआ कि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो एमएलएज हैं जितने अपने स्टेट्स के, वो भाग लेंगे। प्लस जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके कोई भी मेंबर इसमें भाग नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा लेजिस्लेटिव असेंबली लिखा है सिर्फ, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। तो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट लेंगे इलेक्टेड मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर लेंगे इलेक्टेड। प्लस इसमें लिखा गया है कि दिल्ली और पुडुचेरी के जो लोग हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, दिल्ली और पुडुचेरी के जो एमएलएज हैं, वहाँ पे भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई है। वो यूटी हैं, फिर भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई है उनको, एक विधानसभा बनाई गई है, तो उस विधानसभा के जितने मेंबर हैं वो भी इसमें भाग लेंगे, ये बताया गया है। जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी विधानसभा बनाई गई है, और विधानसभा अब रन भी कर रही है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का अभी तक 54 में अभी तक कोई भी वर्णन नहीं मिला है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अभी तक भाग नहीं लेते। अगर इसमें कुछ होता तो चेंज हो जाता आर्टिकल 54 में, तो आर्टिकल 54 में चेंज करना पड़ेगा। अभी तक तो सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, तो 54 पढ़ लिया हमने, 55 पढ़ लिया। अब फिर बात आती है कि राष्ट्रपति जो, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ जो यूएसए होते हैं,
अमेरिका के जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो अपनी लाइफ में दो टर्म के लिए ही, दो टर्म के लिए ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं, यानी कि एक बार वो प्रेसिडेंट बन गए तो दूसरी बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं, लेकिन तीसरी बार नहीं बन सकते। लेकिन इंडिया में आप कितनी बार भी एलिजिबल हैं री इलेक्शन के लिए। देखिए 57 यही बात कर रहा है कि आप री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं, कितनी बार भी आपका री इलेक्शन हो सकता है, आप जितनी बार चाहें जीत सकते हैं। फिर हमने 58 क्वालिफिकेशन पढ़ी ली एलिजिबिलिटी, इसमें आप लोकसभा याद रखना। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में लिखा होता है कि राज्यसभा के मेंबर चुने जाने के लिए एलिजिबल होना चाहिए और उनकी एज भी 35 ईयर है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और राज्यसभा के मेंबर होने के लिए चुने जाना चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए लिखा जाता है कि हाउस ऑफ पीपल के मेंबर चुने जाने के लिए वो एलिजिबल होने चाहिए। ये याद रखना आप, ये सारी बातें। और फिर हम बात कर रहे हैं कि जो ओथ है राष्ट्रपति साहब की, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ओथ है, ऐसी ओथ है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, देखिए, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पूछ लेते हैं वो सीधा कि ये कौन से वर्ड यूज होते हैं, तो ये वर्ड यूज किए गए। और आर्टिकल नंबर 60 है इसका। तो देखिए हिंदी में भी लिखा है कि विधि, संविधान और विधि का परिरक्षण करेंगे, संरक्षण करेंगे और प्रतिरक्षण करूंगा। ये लिखा गया है ओथ। फिर आप लोगों को पता ही होगा कि जो ओथ के लिए जो शेड्यूल दी गई है वो शेड्यूल नंबर 3 दी गई है। लेकिन आपको याद रखना है कि जैसे बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, उनकी ओथ है, जजेस की ओथ है, तो वो तो दी गई है। यानी बहुत सारे जो ऑफिसेज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत सारे ऑफिसेज की ओथ दी गई है शेड्यूल 3 में। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओथ शेड्यूल 3 में नहीं दी गई है, उसके लिए एक अलग से आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 60। ये याद रखना है आपको। ऐसे ही गवर्नर साहब के लिए जो ओथ है वो भी शेड्यूल 3 में नहीं दी गई है, ये भी याद रखना है आपको। वाइस प्रेसिडेंट साहब की जो ओथ है वो भी शेड्यूल 3 में नहीं दी गई है। तो गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट की ओथ शेड्यूल नंबर 3 में नहीं दी गई है, आप इसको याद रखना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन भाग लेंगे। तो इन्होंने कहा है कि कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, बिल्कुल सही है। एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी, बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर देखिए जो भी पर्सन है एलिजिबल होते हैं प्रेसिडेंट के लिए, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, और मेंबर ऑफ लोकसभा चुने जाने के लिए क्वालिफाइड हो। ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट भी अपनी सही होगी। अब थर्ड को देखते हैं कि जो भी प्रेसिडेंट साहब हैं ओथ लेंगे अकॉर्डिंग टू द थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बिल्कुल गलत है। हमने पढ़ा कि जो ओथ है वो आर्टिकल नंबर 60 प्रेसिडेंट साहब के लिए अलग से दी गई है। वैसे बहुत सारे ऑफिस जब हम ओथ पढ़ते हैं कि थर्ड शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे, तो थर्ड शेड्यूल ओथ से रिलेटेड ही है, शपथ से रिलेटेड है, शपथ और प्रतिज्ञान से रिलेटेड है। लेकिन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो ओथ है वो आर्टिकल नंबर 60 में है, थर्ड शेड्यूल में नहीं है, इसको याद रखना आप, ठीक है। और गवर्नर साहब और वाइस प्रेसिडेंट साहब की भी थर्ड शेड्यूल में नहीं दी गई है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है अपनी। फिर देखिए आर्टिकल नंबर 55 पे क्वेश्चन पूछा है कि जो सीक्रेट बैलेट यूज किया जाएगा, हाँ सही बात है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यूज किया जाएगा, सिंगल मीन्स ऑफ ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं कि सिटिंग प्रेसिडेंट एलिजिबल होते हैं नंबर ऑफ टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम री इलेक्शन के लिए, तो आर्टिकल नंबर 57 हमने पढ़ा, ये स्टेटमेंट सही है। तो यानी कि एक स्टेटमेंट गलत है, तो बी इज द राइट आंसर। तो अब आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा होगा आपको आपकी स्क्रीन पे। इसमें इम्पीचमेंट पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्रेसिडेंट साहब के जो इम्पीचमेंट होते हैं उसके बारे में आप बता दीजिए। तो आप इसके लिए एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 61 अपने संविधान में, इसको नंबर से याद रखना है आपको कि आर्टिकल नंबर 61 इम्पीचमेंट की बात करता है। हिंदी में इसको हम लोग महाभियोग कहते हैं। तो जो महाभियोग वर्ड यूज हुआ है, आप एक ये बात याद रखना कि ये सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए यूज हुआ है, कहीं पे भी जजेस के लिए इम्पीचमेंट वर्ड यूज नहीं किया है संविधान में, आप याद रखना ये। कई लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए इम्पीचमेंट वर्ड लिखा गया है, तो नहीं लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इम्पीचमेंट वर्ड लिखा है, जजेस के लिए रिमूवल वर्ड यूज किया गया है, ना कि इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए होता है। और आर्टिकल नंबर 61 में एक ग्राउंड बताया गया कि किस बेस पे आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाएंगे, तो उसमें एक ही ग्राउंड बताया गया, सिर्फ वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का अतिक्रमण। इसके अलावा कोई भी ग्राउंड नहीं है, आप ये भी याद रखना। देखिए आप आर्टिकल नंबर 61 को देखेंगे आप, तो इसमें सिर्फ एक ही ग्राउंड दिख रहा है आपको, वोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अतिक्रमण आपको दिखेगा। ये जो हाईलाइट कर रखा है ये आपकी आसानी के लिए आप इसको पढ़ लेना, और राष्ट्रपति का महाभियोग चलाना होगा। तो इसके लिए बताया गया कि जो भी अपनी पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट के किसी भी हाउसेज में, यानी किसी भी हाउस में, राज्यसभा में भी ये प्रस्ताव लाया जा सकता है और लोकसभा में भी लाया जा सकता है। कई बार वो क्वेश्चन पूछते हैं कि सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और कह रहे हैं कि कम से कम आपको 14 डेज का नोटिस देना होगा। अगर आप ऐसा कोई भी आरोप लगाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे, तो आपको कम से कम 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि हम आपके ऊपर महाभियोग चला रहे हैं। और ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी हाउस में आप ला रहे हो, अगर राज्यसभा में ला रहे हो तो उसका 1/4 मेंबर के साइन होने चाहिए।
अगर लोकसभा में ला रहे हो तो उसके 1/4 मेंबर के साइन होकर आपको अपने यहाँ पे चेयरमैन को और यहाँ पे स्पीकर को देना पड़ेगा और फिर आगे कार्रवाई चलेगी। तो याद रखना है 14 डेज का नोटिस 1/4 मेंबर ऑफ जिस भी हाउस में जो कार्रवाई हो रही है उनकी लिखित, यहाँ पे लिखा भी गया होगा कि एटलीस्ट 14 डेज का नोटिस होना चाहिए और नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, जहां पर भी ये रेजोल्यूशन लाया गया है। तो रेजोल्यूशन किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, राज्यसभा लोकसभा में। ग्राउंड एक ही रहेगा, वोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 14 डेज का नोटिस याद रखना है आप लोगों को। राज्यसभा लोकसभा किसी में भी लाया जा सकता है, ये याद रखना है। 1/4 मेंबर के साइन होने चाहिए, ये याद रखना है आप लोगों को, जहां पे भी रेजोल्यूशन लाया जा रहा है। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि अगर राज्यसभा से ये रेजोल्यूशन लाया गया, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, लोकसभा से भी लाया जा सकता है। राज्यसभा से रेजोल्यूशन लाया गया तो उसके 1/4 मेंबर के साइन होकर चेयरमैन के पास जाएंगे। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं आमतौर पर, एक्सेप्ट करने के बाद वहाँ पर वोटिंग होती है। तो जो वोटिंग होगी उसके लिए बताया गया है, देखिए यहाँ पे मेंबर बताया गया कि 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, यानी कि जितने भी मेंबर हैं, यानी कि 245 मेंबर्स हैं राज्यसभा के, उसके 2/3 मेंबर्स के साइन चाहिए आप लोगों को। 2/3 मेंबर से अगर हाँ कर देते हैं और तो वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दूसरे हाउस में जाएगा, जैसे राज्यसभा से लोकसभा में जाएगा और दूसरा हाउस क्या करेगा, जो भी दूसरा हाउस है, यानी कि अगर लोकसभा में है शुरुआत हुई है तो राज्यसभा, और अगर राज्यसभा में शुरुआत हुई है तो लोकसभा, तो दूसरा हाउस क्या करेगा, सेकेंड हाउस इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, इसकी जांच करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया होगा कि जिस भी हाउस में लाया गया तो वो पास किया जाएगा नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये याद रखना 2/3 टोटल मेंबरशिप का है, ये कोई उसकी बातें नहीं कर रहा कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 नहीं है, ये 2/3 टोटल मेंबरशिप का है। टोटल मेंबरशिप जितनी भी होती है उसका 2/3। और फिर देखिए जो अदर हाउस है, यानी कि जो दूसरा हाउस है, वो इन्वेस्टिगेट करेगा चार्जेस की प्रेसिडेंट साहब के ऊपर कि वो सही है या गलत है। और अगर जांच में वो सही पाते हैं तो या फिर जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस वक्त जो सेकंड हाउस है उसमें प्रेसिडेंट साहब आएंगे, सेकंड हाउस में प्रेसिडेंट साहब आएंगे और अपनी बात रख पाएंगे। उनसे कहा जाएगा कि उन पे जो आरोप लगे तो वो मतलब अपनी बात रख सकते हैं सेकंड हाउस में। और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद अगर सेकंड हाउस भी उसी मेजोरिटी के साथ 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप के साथ अगर पास कर देता है तो आपका इम्पीचमेंट हो जाता है। राष्ट्रपति साहब उसी दिन से इम्पीच माने जाते हैं और राष्ट्रपति साहब उसी दिन से हट जाते हैं। तो आप इनको पढ़ सकते हैं, आर्टिकल नंबर 61 को, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो ये पूछा गया है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सेट करना है कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। तो देखिए किसी भी हाउस में ये लाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं कि मस्ट बी साइन बाई एटलीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस एंड 14 डेज नोटिस पीरियड इज रिक्वायर्ड, ये भी बिल्कुल सही है। फिर देखिए द रेजोल्यूशन मस्ट बी पास बाई 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप इन दैट हाउस, ये भी सही बात है। जो पहला हाउस है उसमें आपको इससे करना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि जो अदर हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा चार्जेस का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो वहाँ पे आ सकेंगे, उनको राइट टू अपेयर होगा, डिफेंड कर सकेंगे अपने आप को, बचाव रख सकेंगे अपना। फिर सेकंड हाउस क्या करेगा, 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप से पास कर देगा तो प्रेसिडेंट साहब हट जाएंगे। तो ये जो हमने रखा है ये तो बिल्कुल सेट करके ही रखा है, 1 2 3 4 5 यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इसका। तो आप इसको ऐसा कैसे याद कर लेना। और अगर मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है आपको तो या तो यूट्यूब में कम कर लेना या फिर रिवीजन वाले बच्चे हैं तो आएगी उनको समझ में मेरे ख्याल से। देखिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर पे क्वेश्चन है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर पे क्वेश्चन है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी पावर हम पढ़ते हैं, जैसे लेजिस्लेचर पावर है, लेजिस्लेटिव पावर यानी कि विधायी शक्तियां हैं, जुडिशरी पावर है उनकी, वो पढ़ते हैं। तो इसमें लेजिस्लेटिव पावर के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए आप क्या कह रहे हैं कि सम्मन कर पाएंगे वो, प्रोग्यू कर पाएंगे पार्लियामेंट को। ये देखिए संसद को बुलाना, यानी संसद के सत्र को जब भी बुलाना होता है, सम्मन करना होता है ये, प्लस स्थगन, जो स्थगन करते हैं प्रेसिडेंट साहब करते हैं, ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल नंबर 85 कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कभी भी जो पार्लियामेंट के हाउस को सम्मन कर सकते हैं और वो जहाँ चाहे वहाँ पे कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि न्यू दिल्ली की पार्लियामेंट में ही करें, वो जहाँ चाहे उनको जहाँ पे सही लगता है वहाँ पे करवा सकते हैं। देखिए अब आपको मिलेगा यहाँ पे कि आर्टिकल 85 कह रहा है कि वो सम्मन भी कर सकते हैं और प्रोरोग्यू भी कर सकते हैं, सत्रावासन भी कर सकते हैं, यानी जो सत्र का अंत होता है वो भी कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं लेकिन आर्टिकल 85 कहता है कि याद रखना होता है कि दो हाउ जो भी सेशन होते हैं, यानी अगर संसद के 2 सेशन हैं तो उनके बीच में जो मैक्सिमम गैप है वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपको याद रखना है कि कम से कम साल में 2 सेशन तो पार्लियामेंट के होने ही होने चाहिए। ये आर्टिकल 85 कह रहा है। अपने यहाँ पे 3 सेशन होते हैं, मानसून सत्र, विंटर सेशन और अपना बजट सेशन।
तो ये आपको पता है आर्टिकल 85 की बातें हमने कर ली कि प्रेसिडेंट साहब समन करते हैं हाउस को और प्रोरग्यू करते हैं। तो देखिए ये लेजिस्लेचर से रिलेटेड पावर है, यानी कि पार्लियामेंट से रिलेटेड पावर है, इसलिए इनको कहते हैं कि हम ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की लेजिस्लेटिव पावर है। फिर आप एक और लिख सकते हैं ऑर्डिनेंस जो पावर है, यानी कि आर्टिकल नंबर 123 जो अध्यादेश की जो शक्ति है राष्ट्रपति की, वो भी इसी लेजिस्लेचर पावर में ही आएगी। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की लेजिस्लेटिव पावर है, यानी कि विधायी शक्ति है। इसके तहत प्रेसिडेंट साहब को जब भी ऐसा लगता है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए हैं, ऐसी मजबूरी आ गई है कि कोई कानून बनाया जाना है और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो उस वक्त वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और अध्यादेश की जो पावर होती है वो सेम पार्लियामेंट के कानून की तरह होती है, ये आपको याद रखना होता है। ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि जॉइंट सीटिंग को समन करते हैं। 108 जो आर्टिकल है वो जॉइंट सीटिंग की बात करता है, संयुक्त अधिवेशन की बात करता है, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों का संयुक्त अधिवेशन। तो उसको जो बुलाने का काम करते हैं वो भी लेजिस्लेटिव पावर के अंतर्गत आता है प्रेसिडेंट साहब की। तो प्रेसिडेंट साहब भी उसको समन करते हैं। फिर कह रहे हैं कि जब भी इलेक्शन होता है, जब भी लोकसभा का इलेक्शन होता है, जब आम चुनाव होते हैं उसके बाद जो पहला सेशन होता है, लोकसभा का जो पहला सेशन होता है उसको भी हेल्ड करते हैं कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्पेशल एड्रेस देते हैं। और जो हर साल क्या होता है, हर साल जब पार्लियामेंट का पहला सेशन होता है उस वक्त भी दोनों हाउसेस को बिठा के एक स्पेशल एड्रेस देते हैं, एक अभिभाषण देते हैं राष्ट्रपति साहब। ये भी उनकी लेजिस्लेटिव पावर है, ये आपको याद रखना है। प्लस याद रखना है कि कुछ ऐसे बिल्स होते हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 3 है जिसमें स्टेट की फॉर्मेशन चेंज करते हैं, आप स्टेट की बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे बिल प्रेसिडेंट साहब की बिना अनुमति के नहीं आ सकते। ऐसे ही जो धन विधेयक होते हैं, मनी बिल, उन पे भी आपको प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए होती है जब भी आप उनको पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा में लाते हैं धन विधेयक को, तब भी आपको याद रखना है कि वो लाते वक्त आपको प्रेसिडेंट साहब की पहले अप्रूवल चाहिए, प्रायर अप्रूवल चाहिए। फिर कह रहे हैं कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं राज्यसभा में वो भी अ, वो भी राज्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, 12 मेंबर्स, ये याद रखना है आप लोगों को। और जो राज्यसभा के मेंबर जो नॉमिनेट किए जाते हैं वो सिर्फ 4 ग्राउंड्स पे किए जाते हैं, ये याद रखना। वो इससे अलग कोई ग्राउंड नहीं है, एक तो आर्ट है, लिटरेचर है, साइंस है एंड सोशल सर्विस है। तो संविधान सिर्फ 4 ही सेक्टर बताता है जिनसे आप नॉमिनेट कर सकते हो मेंबर्स को। इसको कला कह देंगे हम, इसको साहित्य कह देंगे, यानी कि जिन लोगों ने साहित्य में ख्याति ख्याति प्राप्त की है, आर्ट में, कला में ख्याति प्राप्त की है, या कोई विज्ञान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है, या कोई सामाजिक सेवा के क्षेत्र में अगर ख्याति प्राप्त की है, तो उनको राष्ट्रपति साहब राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। तो अगर इससे अलग कोई भी ग्राउंड बताएं वो, तो वो गलत है। सिर्फ 4 ही ग्राउंड्स लिखे गए हैं संविधान में, तो ये आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है, जैसे कैग की रिपोर्ट होती है, नेशनल कमीशन ऑफ एससी एसटी की रिपोर्ट्स होती है, नेशनल कमीशन ऑफ बीसी की रिपोर्ट होती है। ये इनकी जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम बजट कहते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको बजट कहते हैं हम, ये भी प्रेसिडेंट साहब रखते हैं पार्लियामेंट के सामने। पार्लियामेंट का जो सदन होता है उनके पटल पर रखते हैं प्रेसिडेंट साहब। लेकिन प्रेसिडेंट साहब खुद नहीं रखते, कई बार क्या होता है कि वो मिनिस्टर्स के थ्रू रखते हैं। जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर जब भी बजट पेश करते हैं तो वो प्रेसिडेंट साहब के बिहाफ पे करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्लियामेंट के सामने पेश, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं उनके बिहाफ पे। तो कहा जाएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। ये आपको याद रखना है। ये सारी विधायी शक्तियाँ इसकी लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। देखिए, समन करना, प्रोरग्यू करना पार्लियामेंट को, एंड डिसॉल्व द लोकसभा, ये बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के सामने क्या करते हैं, लेड करते हैं वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूनियन बजट, बिल्कुल सही बात है। ऐसे गवर्नर करते हैं विधानसभा में। और फिर इशूइंग ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, ये अध्यादेश हमने आपको बता दिया, आर्टिकल नंबर 1 2 3। और फिर बताया गया कि कोई भी बिल उनकी एसेंट के बिना, इंश्योरिंग दैट नो बिल बिकम लॉ विदाउट हिज एसेंट, ये भी बिल्कुल सही है। अगर कोई भी बिल है तो वो कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति साहब के साइन नहीं होते। फिर कह रहे हैं इंक्लूडिंग मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, सारे के सारे बिल मतलब भारत में कितने भी बिल हैं जो यूनियन लिस्ट से रिलेटेड है, अगर उस पर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है तो उस पर जब तक प्रेसिडेंट साहब साइन नहीं करते तब तक वो एक्ट नहीं बन सकते। ये आपको याद रखना है। तो सारे स्टेटमेंट सही हैं, आप इससे रिवाइज कर लेना अपने सारे कंसेप्ट को। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है। एक तो आर्टिकल नंबर 361 दिख रहा है हमें यहाँ पे, और आर्टिकल नंबर 72 दिख रहा है हमें, और आर्टिकल नंबर 161 दिख रहा है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं पहले। देखिए, जब हम आर्टिकल नंबर 14 को पढ़ते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी व्यक्ति बराबर हैं, तो उसके जब हम एक्सेप्शन पढ़ते हैं, कि उसके अपवाद जब हम पढ़ते हैं, तो उस अपवाद में पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब के खिलाफ कोई भी
आप किसी भी कोर्ट में कोई भी केस नहीं चला सकते, कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, ना तो किसी कोर्ट में कर सकते, ना उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो सकता, और ना ही कोई कार्रवाई चल सकती, ना ही कोई एफआईआर हो सकती उनके खिलाफ, प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब के खिलाफ। तो ये जो पावर है उनकी, ये आर्टिकल नंबर 361 देता है उनको। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जब भी प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब अपने ऑफिस में होते हैं, गवर्नर साहब और प्रेसिडेंट साहब अपने ऑफिस में होते हैं, तो जब भी अपने पावर को यूज़ करते हैं ऑफिस के दौरान, तो क्या होता है कि उनके द्वारा किसी भी कोर्ट में उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी, एक तो ये, और उनके ऊपर कोई भी अरेस्ट और इम्प्रिजमेंट का कोई ऑर्डर जारी नहीं किया जा सकता, एक तो ये याद रखना है आपको। और भी यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी सिविल प्रोसीडिंग, देखिए एक तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है कि अगर किसी ने आपराधिक गतिविधि की है, और एक सिविल प्रोसीडिंग होती है जो नॉर्मली अपराध से अलग जितने भी केसेस होते हैं, जैसे कि कोई जमीनी विवाद है, कोई फाइनेंस से रिलेटेड केस है, कोई पैसे से रिलेटेड केस है, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो चलाई ही नहीं जा सकती जब तक वो अपने ऑफिस में है, और सिविल प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है, लेकिन याद रखना होता है कि 2 मंथ का नोटिस देके ही चलाई जा सकती है। कम से कम आपको प्रायर 2 मंथ का नोटिस देना पड़ता है, तभी आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे क्या कर सकते हो, सिविल प्रोसीडिंग चला सकते हो, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी भी केस में नहीं चलाई जाएगी। और वो जो भी काम करते हैं अपने ऑफिस में, ऑफिस के दौरान, तो किसी भी कोर्ट में वो जवाब देने के उसमें नहीं होते, मतलब उनको जरूरी नहीं होता कि वो किसी कोर्ट में जवाब दें। देखिए, ही शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट, कि भारत की किसी भी कोर्ट में वो आंसरेबल नहीं होते कि उन्होंने ऐसा काम क्यों किया। तो ये आपको याद रखना है, 361 की पावर है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो ये एक बार न्यूज़ में भी था 2024 में, वेस्ट बंगाल के एक गवर्नर का कोई केस था, उसमें शायद ये इशू आया था 361 पे। तो आपको ये याद रखना है 361 पे एफआईआर हो ही नहीं सकती उनके खिलाफ कभी भी, चाहे किसी भी केस में नहीं हो सकती जब तक वो ऑफिस में है। ऑफिस से हटने के बाद फिर उसी केस पे एफआईआर लिखी जा सकती है, ये सही है, अगर उन्होंने कोई पर्सनल एक्ट भी किया है तो। तो अब देखते हैं 361 क्या कह रहा है कि अंडर आर्टिकल 361 नीदर द प्रेसिडेंट नॉट द गवर्नर इज आंसरेबल टू एनी कोर्ट। ये सही बात है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। फिर आर्टिकल नंबर 361 की ओर देखते हैं क्या कह रहा है। द इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल 361 ऑल्सो मीन्स दैट द क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन नॉट बी इनिशिएटेड। हाँ सही बात है, ना तो शुरुआत की जाएगी उनके ऊपर, और ना गवर्नर साहब के ऊपर शुरुआत की जाएगी, और ना ही कोई अरेस्ट वारंट जारी किया जा सकता उनके खिलाफ। देखिए 361 की ये प्रतिरक्षा दी गई है कि उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती, और सिविल प्रोसीडिंग की जा सकती है। सिविल प्रोसीडिंग करी भी जाएगी तो 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जुडिशियल पावर होती है कुछ, यानी कि जुडिशरी का काम होता है वो न्याय करे, वो डिसाइड करे कि किसने अपराध किया है किसने नहीं किया। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी कुछ जुडिशरी पावर मिलती है। तो उसमें क्या क्या है, एक तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं। याद रखना, हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट भी गवर्नर साहब नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। लेकिन और भी पावर है उनकी, एक उनकी पार्डनिंग पावर होती है जिसको समाधान शक्तियाँ कहते हैं हम। तो जो ये समाधान शक्तियाँ हैं, ये भी उनकी जुडिशियल पावर है, न्यायिक शक्तियाँ हैं। तो आर्टिकल 72 के तहत मिली गई हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और आर्टिकल 161 में मिली गई हैं गवर्नर साहब को। तो एक तो आपको याद रखना है कि ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर किसी को भी माफ़ करते हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उसका, गवर्नर साहब की पावर का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी है केस में। ये आपको याद रखना है, जुडिशियल रिव्यू इज़ पॉसिबल। फिर कहते हैं कि कौन कौन सी टाइप की पावर होती है उनकी पार्डनिंग करने की। तो देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक तो आपको दिख रहा होगा पार्डन। पार्डन का मतलब होता है कि पूरी तरह से माफ़ कर देंगे वो, पूरी तरह से माफ़ कर देंगे, यानी कि कन्विक्शन से भी बिल्कुल ऐसा कर देंगे जैसे वो पहले इनोसेंट था। अगर किसी व्यक्ति ने अपराध करने से पहले जैसा था वो, उसको ऐसा कर देंगे। उनकी बहुत सेंटेंस, यानी कि उनकी जो जेल वेल दी है उनको, वो भी खत्म कर देंगे, और कन्विक्शन यानी अपराधी जो ठहराए गए हैं उसको भी, उनके आरोपों को भी बिल्कुल फ्री कर देंगे, उनको बिल्कुल माफ़ कर सकते हैं, पार्डन। ये एक पावर है। फिर कम्यूटेशन की बात आती है, जिसको हिंदी में हम लघुकरण कहते हैं। लघुकरण में याद रखना है कि इसमें टाइम पीरियड कम नहीं होता, लघुकरण में टाइम पीरियड कम नहीं हो रहा, टाइम पीरियड कम नहीं होता बल्कि नेचर कम हो रहा है। जैसे कि अगर किसी को हार्ड सजा दी गई है, होता है कि आपको हार्ड सजा दी जाती है, और कुछ होता है कि आपको आसान सजाएं दी जा रही है, कि सजा दी गई है, सेंटेंस में आपको कहा जाएगा कि आपको कोई ऐसा काम करना है जो थोड़ा हार्ड होता है, जिसमें फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, तो वो एक नेचर है। फिर उसको आसान में बदला जा सकता है उसको, जैसे कि आपको ऐसा कोई काम दे दिया कि आपको बुक सेल में जचानी है, या फिर कोई लाइब्रेरी का काम करना है जेल में, तो वो आसान होता है। तो ये जो नेचर चेंज किया जा सकता है, जो भी आपको सजा दी गई है उसका नेचर चेंज किया जा सकता है। तो आपको कम्यूटेशन में सिर्फ इतना लिखना है कि आप इसको नेचर चेंज होता है, इसमें नेचर चेंज, प्रकृति चेंज होती है, टाइम पीरियड चेंज नहीं होता।
फिर बात आती है रिमिशन की। रिमिशन में यही फ़र्क होता है कि आप रिड्यूस द पीरियड, इसमें टाइम पीरियड चेंज होता है, नेचर सेम रहता है। जैसे कि अगर किसी को 10 साल की सज़ा दी गई थी, तो इसमें 7 साल हो जाएगी। और यहाँ पे अगर 10 साल थी तो 10 साल ही रहेगी, बस नेचर चेंज किया गया है। उसको जो सज़ा का जो प्रकार था, उसकी प्रकृति थी, उसको चेंज कर दिया गया है। फिर कह रहे हैं कि रिस्पाइट का मतलब क्या होता है? तो कम्यूटेशन और रिमिशन को आप लोग बिल्कुल एक साथ याद रखना। कम्यूटेशन में नेचर चेंज होता है, इसमें टाइम पीरियड चेंज होता है, और रिस्पाइट और रिप्राइव को और पढ़ लेते हैं। रिस्पाइट कहता है कि सेंटेंस को कम कर देंगे जब कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस आ गए। इसमें आप याद रख लेना, कोई विशेष परिस्थिति आ गई, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि जैसे कि कोई महिला को महिला प्रेग्नेंट थी, या कोई ऐसा व्यक्ति था जो जेल में था और वो फिर बीमार हो गया, तो उसकी वजह से, कोई विशेष परिस्थितियों की वजह से अगर किसी का टाइम पीरियड कम कर रहे हैं या फिर उसके नेचर को चेंज कर रहे हैं, तो उसको हम रिस्पाइट कहते हैं। याद रखना है आपको कि कम्यूटेशन में नेचर चेंज हो रहा है सिर्फ, रेमिशन में टाइम पीरियड चेंज हो रहा है। लेकिन जब हम रिस्पाइट की बात करते हैं, रिस्पाइट का मतलब होता है कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए, उस वजह से हम आपके जो भी आपका दंड है उसको लेसर कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ये याद रखना है आपको। तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस एक वर्ड है, आप याद कर सकते हो इसमें। फिर आता है रिप्रीव। रिप्रीव का मतलब होता है कि ये खासकर जहाँ पे यूज होता है उसके लिए मैं बताता हूँ आपको। जो भी सजा दी गई है आपको, तो उस पर टेम्पररी स्टे लगाया जाता है, टेम्पररी रूप से स्टे लगाया जाता है। जैसे ये खासकर फांसी की जो सजा होती है, जो मृत्युदंड होता है, कैपिटल पनिशमेंट, उसमें यूज किया जाता है ये। आप लिख सकते हैं, जो रिप्रीव होता है वो कैपिटल पनिशमेंट जिसको कहते हैं हम, जिसमें कहते हैं कि फांसी होती है, उस सजा पे यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, कुछ टाइम के लिए स्टे लगा दिया जाता है। अभी देखो माफी नहीं की है, कोई भी चीज यूज नहीं की है गवर्नर साहब ने और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, बस इतना किया है कि कुछ टाइम के लिए स्टे लगा दिया गया है। जैसे किसी को अगर 5 अक्टूबर को फांसी होनी थी, तो कुछ वक्त के लिए स्टे लगा दिया जाएगा कि 15-20 दिन के लिए स्टे लगाया जा सकता है, जब तक कि राष्ट्रपति साहब इनमें से कोई और मेथड यूज नहीं कर लेते उनको माफ करने का। ये स्टे होता है थोड़े दिन के लिए, ये याद रख लेना आप लोग। अब बात आता है कि आर्टिकल 74 और 161 में, यानी कि गवर्नर साहब की और प्रेसिडेंट साहब की और गवर्नर साहब की जो पावर है, इसमें फ़र्क क्या है? तो आपको याद रखना है कि एक तो जो मार्शल कोर्ट होते हैं, यानी कि जो जितने भी सैन्य अदालत होते हैं, उस पे जो माफ़ी का हक है सिर्फ किसको है? सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। ये याद रखना है आप लोगों को। दूसरा याद रखना है आप लोगों को कि जो पार्डन है, जिसको हम पूर्णतः माफ़ी कहते हैं, बिल्कुल माफ़ कर देते हैं आपकी सज़ा वज़ा सबको। तो जो पूर्णतः माफ़ी है, जो फांसी के केस में, जिसको कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं, उस केस में जो पूर्णतः माफी है, पार्डन है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही दे सकते हैं। गवर्नर साहब क्या कर सकते हैं? गवर्नर साहब पार्डन नहीं दे सकते, यानी पूर्णतः माफ नहीं कर सकते। गवर्नर साहब और सारी चीजें कर सकते हैं, कम्यूटेशन, रिमिशन, ये सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर साहब पूर्णतः माफ नहीं कर सकते फांसी के केस में। आपको ये याद रखना होता है। और जितने भी स्टेट के केसेस होते हैं, स्टेट लॉ के केसेस होते हैं, यानी कि राज्य से संबंधित जितने भी स्टेट लिस्ट के जितने भी कानून होते हैं, उस पे जो माफ करने की पावर है गवर्नर साहब को है। यूनियन लिस्ट पे माफ करने की पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। बस यही फर्क है, आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की माननी पड़ती है प्रेसिडेंट साहब को और गवर्नर साहब को, जब भी वो इस पावर का यूज करते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था अपना। आर्टिकल नंबर 72 गिव्स प्रेसिडेंट टू पावर टू ग्रांट पार्डन्स ओनली इन मिलिट्री कोर्ट्स, मार्शल केसेस, while 161 gives similar power to governor in all criminal cases। ये देखिए, आप ये बात कर रहा है कि 72 जो पावर दे रहा है मिलिट्री कोर्ट्स की पावर दे रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, लेकिन आर्टिकल 161 जो पावर दे रहा है वो ऑल क्रिमिनल केसेस में नहीं देता है। इसको हम कह सकते हैं कि जो पार्डन की पावर है वो नहीं देते। फांसी की जो सज़ा होती है उसमें गवर्नर साहब पूर्णतः माफ़ नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर कह रहा है कि गवर्नर पार्डनिंग जो पावर है आर्टिकल 61 में डज नॉट एक्सटेंड टू डेथ सेंटेंस। ये अगली स्टेटमेंट यही आ गई। हाँ, डेथ सेंटेंस तक उसको पार्डन नहीं कर सकते, और सारी चीज़ें कर सकते हैं, कम्यूटेशन एक्सेट्रा सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह पार्डन नहीं कर सकते। बल्कि प्रेसिडेंट पावर वो कर सकते हैं। ये सही है स्टेटमेंट। फिर कह रहा है कि फिर तो सारे सही थी, हमने पढ़ ही लिया था, तो 3 स्टेटमेंट सही है, बी इज द राइट आंसर। और फिर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। इसमें कह रहा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट साहब का ये इलेक्शन पे क्वेश्चन है एक तो, और रिमूवल पे क्वेश्चन है, और फिर ये आर्टिकल 64 पे क्वेश्चन है। देखते हैं, एक सेकेंड, अब देखते हैं। तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, आपको याद रखना है कि उनके इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको याद रखना पड़ता है कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सारे पार्टिसिपेट करते हैं। जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं। ये आपको याद रखना है। जैसे वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स की बात कर रहे थे हम, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं। ये आपको याद रखना होता है। और इसमें एमएलए जो स्टेट्स के हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते।
ये याद रखना होता है। फिर कह रहे हैं कि जब रिमूवल होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, उस उसके बारे में बताएं, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उसमें आपको याद रखना होता है कि ऐसा जो भी रेजोल्यूशन है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने का जो रेजोल्यूशन था इम्पीचमेंट का, वो किसी भी हाउसेज में लाया जा सकता था, लेकिन ये सिर्फ राज्यसभा में लाया जाएगा। ये याद रखना है आपको। इसमें भी 14 डेज का नोटिस देना होता है, ये याद रखना है आपको। प्लस आपको और ऑल देन मेंबर से पास करवाना होता है। जैसे वहां पे टोटल मेंबरशिप का 2/3 था, लेकिन यहाँ पे ऑल देन मेंबर है, इसको हम कहते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कि 245 सीटें हैं राज्यसभा में, तो जितनी भी वैकेंसीज होती हैं, वैकेंसीज का मतलब अगर किसी की डेथ हो गई तो कोई सीट खाली हो गई, या फिर अगर किसी ने रिजाइन दे दिया तो कोई सीट खाली होगी, तो उन वैकेंसीज को हटा देंगे और फिर जो उसका बहुमत निकलेगा, जितने भी बचे हुए बच गए, जैसे कि हम सोच लें कि 5 मेंबर नहीं थे तो 240 जो बच गए, और जैसे 5 मेंबर नहीं थे, वैकेंसीज की बात हो रही है, एब्सेंटीज की बात नहीं हो रही, तो जो वैकेंसीज हैं जितनी बच गई, उनका जो भी मेजोरिटी निकलेगी, उनका जो मेजोरिटी निकलेगी टोटल से एक ज़्यादा, हाफ से एक ज़्यादा, उसको कहते हैं ऑल देन मेंबर्स की मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी। उस मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा राज्यसभा को, और फिर वो एग्रीड होनी चाहिए लोकसभा के द्वारा। इसका मतलब ये है कि ऐसा प्रस्ताव सिर्फ राज्यसभा में लाया जाएगा। इफेक्टिव मेजोरिटी ऑल देन मेंबर से पास करवाना पड़ेगा। ये मैं आपको पीडीएफ में उसकी आर्टिकल लगा के भी दे दूंगा। ऑल देन मेंबर से पास करवाना पड़ेगा, और राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा से एग्रीड होना चाहिए। बस एग्रीड वर्ड यूज किया है, इसका मतलब ये है कि लोकसभा से सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। तो यानी कि राज्यसभा से आपको पास करना पड़ेगा ऑल देन मेंबर से इफेक्टिव मेजोरिटी से, लेकिन लोकसभा उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी, तो वाइस प्रेसिडेंट साहब हटे माने जाएंगे। ये आप याद रख सकते हैं यहाँ पे। और ये भी याद रखना है आपको कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाया जाता है तो उसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी भाग लेते हैं, और उसमें स्टेट के जितने भी एमएलएज हैं वो भाग नहीं लेते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने में। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने में राज्यसभा से आपको ऑल देन मेंबर से पास करवाना है, इफेक्टिव मेजोरिटी जिसको कहते हैं, वैकेंसीज को हटा के जो मेजोरिटी आएगी वो, और प्लस लोकसभा से एग्रीड होना चाहिए। देखिए एग्रीड लिखा गया, ये भी सही है। और उसके बाद कह रहे हैं कि वो रिजाइन भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब रिजाइन देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और प्रेसिडेंट साहब रिजाइन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। ये आपको याद रखना है। फिर कह रहे हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो भी अपने वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑल थ्री आर करेक्ट। ये ऑल थ्री आएगा, ये डी नहीं है, सी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे पूछा गया है एक क्वेश्चन, हमें दिख रहा है। पार्लियामेंट्री सिस्टम पे पूछा गया है, और पूछा गया प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे। फिर बात कर रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, तो चलिए देख लेते हैं। इस देखो इसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम किसको कहते हैं, कि जिसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, हमारे जो टीचर थे वो ऐसे ही पढ़ाते थे कि जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव के बीच में अच्छे संबंध नहीं होते। इसका मतलब ये है कि जो आपकी एग्जीक्यूटिव बन रही है, यानी कि जो कार्यपालिका बन रही है, जो आपकी कार्यपालिका है, वो लेजिस्लेचर से नहीं आ रही। पहली बात तो लेजिस्लेचर से नहीं आ रही, प्लस रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है लेजिस्लेचर के प्रति। अब बहुत कम केसेस में रिस्पॉन्सिबल होती है कि लेजिस्लेचर हटा पाती है, लेकिन वो बहुत रेयर केसेस होते हैं। ऐसे एग्जीक्यूटिव क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। तो देखिए यहाँ पे मैंने इमोजी लगाई हुई है कि जो भी लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव। ये जो कांग्रेस लिखा है मैंने यहाँ पे, ये यूएसए की जो लेजिस्लेचर है, जैसे अपनी लेजिस्लेचर को हम पार्लियामेंट कहते हैं, अपने यहाँ पे जो विधायिका है, कानून बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। ऐसे यूएसए में जो कानून बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसको कांग्रेस कहते हैं। तो जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव के अच्छे संबंध नहीं होते। देखो यहाँ पे इमोजी लगाई हुई, अच्छे संबंध नहीं होते, क्योंकि अलग अलग होते हैं वो। प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन अलग से होता है, जो एग्जीक्यूटिव होती है उसके अलग से इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, और वो भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है। लेकिन अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखिए वहाँ पे प्रेसिडेंट साहब की सेंट्रल अथॉरिटी होती है एग्जीक्यूटिव की, उसमें लेजिस्लेचर का कोई लेना देना नहीं होता। यानी कि जो कार्यपालिका है उसमें लेजिस्लेचर, विधायिका का कोई लेना देना नहीं होता। ये बात याद रखनी है आप लोगों को। और फिर जैसे कि एग्जांपल बताया गया यूएस से। लेकिन जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बातें करेंगे, देखिए इसमें स्माइली लगाई हुई है, अच्छे अच्छे संबंध होते हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के ही पार्ट होते हैं। जैसे कि अपने पीएम जो हैं वो एमपी भी हैं, जैसे जो अपने पीएम ऑनरेबल पीएम मोदी जी हैं, वो एमपी हैं वाराणसी से। तो देखिए वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी, जब वो पीएम है तो एग्जीक्यूटिव है, लेकिन जब वो एमपी है तो लेजिस्लेचर है। तो इसका मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूटिव आपकी बन रही है वो लेजिस्लेचर के अंदर से ही बन रही है, एक तो ये याद रखना है। प्लस इसमें दो तरह के हेड होते हैं। जो पीएम होते हैं वो रियल हेड होते हैं,
यहाँ पे लिखा भी गया है। और जो प्रेसिडेंट साहब होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, नाम मात्र के मुखिया होते हैं, यानी कि सारे काम उनके नाम से होते हैं, लेकिन जो सही मायने में करते हैं वो पीएम ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही करते हैं। ये आपको याद रखना है। फिर कहना है कि लेजिस्लेचर इज इन द सेंटर ऑफ पावर, यानी कि सही मायने में लेजिस्लेचर ही पावर में रहती है, क्योंकि जो भी आपकी एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के प्रति, रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के प्रति, यानी कि एग्जीक्यूटिव तभी तक रह पाएगी जब तक उनको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। इसी को कहते हैं कि लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। आप लोग देखिएगा अपने जो पीएम है वो लोकसभा में आते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राज्यसभा में भी उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो उनका जवाब देते हैं। इसको कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारी की सारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है पूरी तरह से सबके सब एक साथ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पास होगा तो एक मिनिस्टर नहीं जाएगा, सारे के सारे मिनिस्टर हैं वो चले जाएंगे, एग्जीक्यूटिव चली जाएगी। ये आपको याद रखना होता है। फिर देख लेते हैं क्या कह रहा है ये 75(3). क्वेश्चन नंबर 17 पे थे हम। 75(3) की बातें कर रहे थे। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हमने बातें कर ली, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हमने बातें कर ली। अब देखिए जो बात कर रहे हैं हम 75(3) की, तो हम 75 को देख ही लेते हैं। 75 का जो आर्टिकल आएगा उसको पढ़ने के लिए आप देख सकते हैं। 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बातें करता है, यानी कि मंत्री परिषद की बातें करता है कि मंत्रिपरिषद क्या होगी। तो मंत्रिपरिषद के हेड बताते हैं। 75 बताता है कि मंत्रिपरिषद के जो हेड होंगे वो पीएम साहब होंगे, और मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति की जाएगी, अपॉइंटमेंट करेंगे, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। ये याद रखना होता है आपको। और देखिए आप इसमें पढ़ेंगे तो कि इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ लाइक इंडिया द रियल एग्जीक्यूटिव, जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, हमने पढ़ा था कि दो तरह के हेड होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। एक तो रियल हेड पीएम होते हैं, एक नॉमिनल हेड जो नाम मात्र के हेड होते हैं उसे हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड पीएम होते हैं, तो हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, हु इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो ये याद रखना होता है कि 75 का 3 आर्टिकल जो कह रहा है, 75 का 3 आर्टिकल कहता है कि हमने अभी पढ़ा था कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो अभी आपकी मंत्रिपरिषद होगी, वो लेजिस्लेचर के प्रति जिम्मेवार होती है। यानी कि जब तक लेजिस्लेचर चाहेगी, जब तक आपकी विधायिका चाहेगी, पार्लियामेंट चाहेगी, तभी तक आप मंत्री रह सकते हो, नहीं तो नहीं रह सकते। तो इसी का जो आर्टिकल है वो 75(3) कहता है कि जो भी अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, और यहाँ पे लोकसभा वर्ड यूज किया गया है, ना कि पार्लियामेंट। ये याद रखना है आपको। लोकसभा वर्ड यूज किया गया कि अगर लोकसभा में किसी पार्टी को बहुमत है तभी वो मंत्री बने, मंत्रिपरिषद का हिस्सा बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। इसका सीधा हिस्सा सीधी भाषा में ये है जवाब। फिर बात कर रहे हैं कि कितनी दिन तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहती है, उनका टर्म क्या होता है। तो जब तक राष्ट्रपति चाहे, राष्ट्रपति की प्लेजर तक। देखना आप इसमें ये गलती मत करना कि 5 साल 4 साल, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक राष्ट्रपति साहब का प्रसाद रहेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कोई भी मिनिस्टर रह सकता है। फिर बात करते हैं ओथ की, तो ओथ वो 3rd शेड्यूल के तहत लेते हैं। और 6 में बात करेंगे सैलरीज की, सैलरी 2nd शेड्यूल में जितनी लिखी गई है वो देंगे। फिर आपको 6 मंथ का रूल याद रखना होता है। 6 मंथ का रूल कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन रहा है, यानी कि कोई भी मंत्री परिषद का पार्ट बन रहा है, कोई व्यक्ति मंत्री बन रहा है, तो वो मंत्री तभी तक रह सकता है जब वो पार्लियामेंट का पार्ट है, यानी कि संसद का पार्ट हुए बिना, यानी कि लेजिस्लेचर का पार्ट बने बिना, विधायिका का पार्ट बने बिना यहाँ पे कोई भी मंत्री नहीं रह सकता। लेकिन हाँ, एक केस में रह सकता है, सिर्फ 6 मंथ तक। यानी अगर कोई व्यक्ति मंत्री बनता है और वो उस समय किसी पार्लियामेंट यानी संसद का सदस्य नहीं है, तो वो सिर्फ 6 मंथ तक मंत्री रह सकता है। 6 मंथ के अंदर उसको या तो किसी का मेंबर बनना पड़ेगा, या तो लोकसभा का या राज्यसभा का, नहीं तो वो मंत्री पद से हट जाएगा। ये रूल है 75 आर्टिकल में लिखा गया है। फिर आपको एक रूल और याद रखना है कि 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 कहता है कि जो भी आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी कि जो भी आपकी मंत्री परिषद है, उसमें कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो मंत्री परिषद की जो संख्या होगी, जितने नंबर्स होंगे, वो आपकी 15% ऑफ लोकसभा से ज़्यादा नहीं हो सकते, यानी लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। एक तो याद रखना ये 15% है, और याद रखना कि लोकसभा की जितनी संख्या है, यानी कि लोकसभा की संख्या 543 है, उसके 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो ये 80 के आसपास बनेगा, 81 के आसपास बनेगा ये। तो इससे ज़्यादा मंत्री परिषद आपके नहीं हो सकते। और इस मंत्री परिषद में सारे मंत्री आ जाएंगे, राज्य मंत्री, उप मंत्री, और आपके जितने भी स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं वो सारे मंत्री आ जाएंगे इस मंत्री परिषद में। तो वो 81 से ज़्यादा नहीं हो सकती, 81-82 से जितना भी आएगा, 543 का 15%। तो लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। स्टेट में यही नंबर विधानसभा का लिखा जाएगा कि विधानसभा के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो जैसे हरियाणा के केस में अगर मिनिस्टर की बात करेंगे हम, तो हरियाणा में 90 सीटें हैं, तो उसका अगर 15% निकालेंगे हम, तो ये 13.5 या कुछ आएगा। तो यानी कि 14 मंत्री से ज़्यादा अपनी मंत्रिपरिषद में सदस्य नहीं हो सकते। ये 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में लिखा गया था। ये आपको याद रखना होता है।
तो फिर देखिए अब इस स्टेटमेंट को। 75(3) कह रहा है कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर यानी कि लोकसभा के प्रति, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसी ही होती है। फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात कर रहा है यूएसए में, जैसे कि प्रेसिडेंट इज बोथ ऑफ हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है ये। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो वहाँ पे हेड ऑफ स्टेट भी होते हैं और गवर्नमेंट भी होते हैं, जैसे ट्रंप साहब की बात हमने की थी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। लेकिन जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो उसमें दो तरह के हेड होते हैं, ये हमने पढ़ लिया। फिर कह रहे हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पार्लियामेंट, यानी कि जो मंत्रिपरिषद होगी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होगी पार्लियामेंट के प्रति। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की क्या करती है, अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करती है। कंटिन्यू इस ऑफिस एज लॉन्ग इट्स इंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, यानी कि जब भी लोकसभा का कॉन्फिडेंस रहता है, किसी भी पार्टी को लोकसभा में अगर बहुमत रहता है तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट बनेंगे, वरना नहीं बनेंगे। ये स्टेटमेंट यही कह रहा है, ये भी सही है बिल्कुल। फिर कह रहा है कि जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है राज्यसभा में तो रिमूव हो जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया, तो ये गलत है। जो हमने क्या पढ़ा, जो 75 का 3 कह रहा है, वो कह रहा है कि जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति। तो इसका मतलब ये है कि लोकसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है मंत्रिपरिषद के खिलाफ, कभी राज्यसभा में नहीं आ सकता। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। फिर कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ये भी याद रखना है आपको, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर आता है इसमें, मंत्रिपरिषद का ही पार्ट होते हैं प्राइम मिनिस्टर भी, तो वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकता, इसमें 10% लिखा हुआ है, ये गलत है। तो 2 स्टेटमेंट गलत हो गए और 3 स्टेटमेंट सही है, तो बी इज द राइट आंसर। फिर आप ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी मिनिस्ट्रियल फॉर्म से ही है, तो आप इसको कर ही देंगे कि ए मिनिस्टर हु इज ए नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो संसद का सदस्य नहीं है कोई मंत्री, और वो रह सकता है, होल्ड ऑफिस कर सकता है 6 मंथ तक, लेकिन अगर वो 6 मंथ में मेंबर नहीं बनता है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, यही कह रहा है। बट मस्ट बिकम ए मेंबर ऑफ इधर हाउस विद इन ए पीरियड, बिल्कुल सही बात है ये। फिर कह रहा है कि ऑल मिनिस्टर्स जो रहेंगे वो रहेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, 75(2) हमने ये पढ़ा, और यही बात है कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक। बट इन द प्रैक्टिस दैट मीन्स इज एज लॉन्ग दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस इन लोकसभा, ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक लोकसभा में बहुमत होता है किसी पार्टी का, तभी राष्ट्रपति साहब उनको मंत्री बनाते हैं, और अगर लोकसभा में उनका बहुमत नहीं होता तो मंत्री परिषद हट जाती है, राष्ट्रपति साहब उनको हटा देते हैं। फिर कह रहा है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ओनली इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट एंड नॉट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ये गलत है। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा लिखा गया है, और लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, प्रेसिडेंट साहब के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, ये याद रखना है आपको। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी, ओनली 2 इज द राइट आंसर, केवल 2 इसका उत्तर आएगा। फिर बात करते हैं कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 78। 78 बताता है कि जो पीएम साहब होते हैं, जैसे कि आप देखिए ये पूरी मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद है, और ये हैं अपने प्रेसिडेंट साहब। तो प्रेसिडेंट साहब और मंत्रिपरिषद साहब के जो बीच में एक कड़ी का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं, वो करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो अपने प्रधानमंत्री होते हैं वो इनके बीच में कड़ी का काम करते हैं। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कोई भी बात है तो वो प्रेसिडेंट साहब को बताएंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब, और प्रेसिडेंट साहब की अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो प्राइम मिनिस्टर साहब मंत्रिपरिषद को देते हैं। तो ये काम करते हैं। 78 आर्टिकल बताता है कि क्या क्या काम करते हैं, तो यही बता रहा है। देखिएगा आप, ये रहा कि जो ड्यूटीज़ होंगी पीएम की वो क्या क्या होंगी, और आप इसको पढ़ सकते हैं कि वो कम्युनिकेट करेंगे वो सारे डिसीजंस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लिए हैं, तो वो प्रेसिडेंट साहब को बताएंगे। यानी कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई भी निर्णय लिया है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो जानकारी देंगे। ये हिंदी में भी लिखा गया है यहाँ पे कि संघ के जितने भी कार्यकलाप के प्रशासन तथा विधान के प्रस्ताव हैं वो मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। देखिए ये इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहीं पे लिखा गया होगा, कम्युनिकेट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। फिर कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, कॉल फॉर करते हैं, मांगते हैं शासन प्रशासन के बारे में, तो उसके बारे में भी प्राइम मिनिस्टर साहब उनको बताएंगे, ये बताया गया है। और तीसरा बताया गया है कि अगर किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किसी मिनिस्टर ने, एक मिनिस्टर ने कोई निर्णय ले लिया है लेकिन वो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नहीं बताया, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, कह सकते हैं कि आप वो जो निर्णय है पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बताएं। देखिए यही लिखा गया कि यदि राष्ट्रपति ऐसी अपेक्षा करे कि मंत्रिपरिषद के विचार को ऐसा विषय प्रस्तुत करे जिसे मंत्री द्वारा निर्णय, यानी किसी एक मंत्री ने निर्णय ले लिया है, देखिए यहाँ पे लिखा गया होगा कि ए मिनिस्टर एनी मैटर ऑफ द विच ए डिसीजन हैज बीन टेकन बाय ए मिनिस्टर, एक मिनिस्टर ने ले लिया है लेकिन पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उसे कंसिडर नहीं किया है, तो उस टाइम वो प्राइम मिनिस्टर साहब को कह सकते हैं कि आप उसको पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बताएं, और वो इन्फॉर्मेशन खुद भी मांग सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है, 78 आर्टिकल कह रहा है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, आर्टिकल 78 में प्राइम मिनिस्टर साहब की क्या क्या पावर है।
वो कम्युनिकेट करेंगे सारे डिसीजंस को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रेसिडेंट साहब के पास, बिल्कुल सही है। वो फर्निश करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन जो भी मांगेंगे, कॉल फॉर करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं कि टू सबमिट मैटर डिसाइडेड बाय मिनिस्टर, यानी कोई मैटर मिनिस्टर साहब ने, एक मिनिस्टर ने डिसाइड कर लिया लेकिन पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने विचार नहीं किया, तो प्रेसिडेंट साहब को बताएंगे, प्रेसिडेंट साहब वो मांग सकते हैं, प्रेसिडेंट साहब कह भी सकते हैं कि सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वो निर्णय बताया जाए। फिर कह रहे हैं टू अपॉइंट गवर्नर ऑफ स्टेट एंड डिटरमाइन देयर टेन्योर, यानी कि वो गवर्नर साहब को, राज्यपाल को नियुक्त करेंगे और उनका कार्यकाल निर्धारित करेंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आर्टिकल नंबर जो 155 है वो गवर्नर या राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है, उसमें सिर्फ इतना लिखा गया है कि प्रेसिडेंट साहब नियुक्ति देंगे गवर्नर साहब को। देखिए ये लिखा गया है आर्टिकल 100 नंबर 155, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित यानी हैंड और सील से नियुक्ति देंगे, बस इतना लिखा गया है, इसमें और कुछ नहीं लिखा गया। और जो टेन्योर होता है राज्यपाल का वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो 3 इज द राइट आंसर, बी आएगा इसका। फिर देखिए ये अगला अटॉर्नी जनरल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन आ रखे हैं, यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव जिसको कहते हैं, संघ की कार्यपालिका। तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, यानी कि जो ऐसी संस्था जो शासन प्रशासन को इम्प्लीमेंट करेगी, अब शासन प्रशासन चलाएगी, उसको कार्यपालिका कहते हैं। जो कानून बनाती है उसको विधायिका कहते हैं। तो जो कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका है, उसमें प्रेसिडेंट साहब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, वाइस प्रेसिडेंट साहब आते हैं, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्री परिषद है वो आती है, और फिर आते हैं अटॉर्नी जनरल साहब। अटॉर्नी जनरल साहब को हिंदी में हम महान्यायवादी कहते हैं। ये एक्चुअली आर्टिकल नंबर 76 इनके बारे में बताता है, और ये बताता है कि जितने भी जो केसेस होते हैं यूनियन से रिलेटेड, यानी यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं, जितने भी लीगल जो भी जानकारीज होती हैं, वो अटॉर्नी जनरल उसमें हेल्प करते हैं। जितने भी केसेस होते हैं, या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट में जाना है, या फिर कोई भी केसेस के बारे में जानकारी लेनी होती है, जितने भी लीगल केस में एडवाइजरी देनी होती है, वो सारे अटॉर्नी जनरल साहब देते हैं। देखिए ये बताया गया है कि अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है ये। मैं बता देता हूँ कि यूनियन में होते हैं ये अटॉर्नी जनरल, सेम एडवोकेट जनरल जिसको महाअधिवक्ता कहते हैं, महाअधिवक्ता हिंदी में महाअधिवक्ता कहते हैं। तो ये स्टेट में होता है, ये राज्यों में होता है, और ये यूनियन में होता है, संघ में होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं उसमें होते हैं। ये आर्टिकल नंबर 76 है, ये आर्टिकल नंबर 165 है। याद रखना जो इनकी एलिजिबिलिटी होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, वही अटॉर्नी जनरल बनने के लिए चाहिए होती है, और हाई कोर्ट जज बनने के लिए जो चाहिए होती है वही एडवोकेट जनरल बनने के लिए चाहिए होती है। इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट साहब करते हैं, इसकी नियुक्ति गवर्नर साहब करते हैं, और ये गवर्नर साहब के प्लेजर पे रहते हैं एडवोकेट जनरल, और ये प्लेजर पे रहते हैं प्रेसिडेंट साहब के, ये आपको याद रखना होता है। और ये जो पार्लियामेंट और विधानसभा के जितने सेशन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते, ये आपको याद रखना होता है। इसके लिए आर्टिकल नंबर 88 होता है, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ अटॉर्नी जनरल साहब भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की किसी भी सेशन में, लेकिन वोट नहीं डाल सकते, क्योंकि वो मेंबर नहीं है तो वोट नहीं डालेंगे, सीधा याद रखना है आप लोगों को ये। तो इन दोनों का हमने बात कर ली। फिर देखिए क्या कह रहा है कि अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल की बात है, सही बात है, एंड मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई किया है उनकी फिक्स टेन्योर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहते हैं, कि जब तक प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे तब तक रहेंगे वो। फिर कह रहे हैं कि होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है, एंड ये गलत है, ये सही है। कैन बी रिमूव्ड विदाउट स्पेसिफाइड प्रोसेस, बिल्कुल सही है, बिना कोई स्पेसिफाइड प्रोसेस के भी निकाले जा सकते हैं, क्योंकि वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रह रहे हैं, ये सही है। फिर कह रहे हैं कि चीफ लीगल एडवाइजर है, यानी कि जितनी भी कानूनी सलाह देनी होती है यूनियन गवर्नमेंट के केसेस में, तो वो प्राइमरी लॉयर होते हैं, पहले वकील कहे जाते हैं वो यूनियन के, संघ के। ऐसे ही जो एडवोकेट जनरल है वो राज्य के पहले वकील कहे जाते हैं, और ये भी सही है। फिर कह रहे हैं कि ही इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंड कैन नॉट डू प्राइवेट प्रैक्टिस, तो ये स्टेटमेंट गलत है। आपको याद रखना होता है कि वो एक सिविल सर्वेंट की तरह काम नहीं करते, यानी कि वो एक कोई कानून के कोई नौकरी नहीं है उनकी, जो भी अटॉर्नी जनरल साहब होते हैं वो नौकरी नहीं होती उनकी, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते, इसलिए वो प्राइवेट जो अपनी फर्म है, अगर उनकी कोई लॉ फर्म है या फिर कोई प्राइवेट रूप से वो वकील का काम कर रहे हैं तो निजी वकालत कर सकते हैं, ये याद रखना है, निजी वकालत कर सकते हैं, वकालत कर सकते हैं, अगर वो निजी वकालत लड़ते हैं तो निजी वकालत लड़ सकते हैं, प्राइवेट अगर वो केसेस लड़ते हैं तो लड़ सकते हैं, लेकिन याद रखना होता है कि सरकार के केसेस को प्रायर रखना पड़ेगा, चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं वो गवर्नमेंट के, ऐसे ही एडवोकेट जनरल का केस होता है। तो इसमें ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, और बाकी सारी सही है, तो 3। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो बात कर रहा है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो चैप्टर है अपना,
संघ और राज्य क्षेत्र जो भारत का है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आर्टिकल नंबर 3 दिख रहा है हमें, आर्टिकल नंबर 3 पे बात करेंगे। फिर बात कर रहे हैं पार्ट ए बी सी डी, इन पे बात कर लेंगे। और ये बातें कर रहा है और प्रेसिडेंट साहब के उस पर आर्टिकल 3 पे ही है ये बात भी, और फिर आर्टिकल 4 पे बात कर रहा है। तो चलिए कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे डाला गया है कि आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि जो न्यू स्टेट्स फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो न्यू स्टेट फॉर्म कर रहे हैं वो स्टेट के अंदर से ही कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि उत्तराखंड निकाला यूपी से, तो अल्ट्रेशन करते हैं बाउंड्रीज को, यानी किसी भी राज्य की सीमा को बदलना है, उसका नाम बदलना है, या दो राज्यों को मिला के एक राज्य बनाना है। तो ये जो सारी चीजें की जा रही है आर्टिकल 3 के अंतर्गत की जाती है, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल नंबर 3 होता है ये। इसकी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रोसेस पे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कौन सी प्रोसेस अपनानी पड़ेगी अगर ऐसा किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ऐसा जो भी बिल होता है वो प्रेसिडेंट साहब की प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही आता है। ये आपको याद रखना होता है कि ऐसा जो भी बिल आएगा वो प्रायर रिकमेंडेशन से आएगा। इसका मतलब ये है कि पहले आपको अनुमोदन ले लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट साहब से, प्रेसिडेंट साहब की अनुमति ले लेनी पड़ेगी, तभी संसद में ऐसा बिल आ सकता है। और ये जो पावर होती है ना, जो स्टेट्स को फॉर्म करने की और स्टेट की बाउंड्री को चेंज करने की, ये सारी पावर सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की है, भारत की संसद की है। इसमें राज्य विधानसभाओं का कोई रोल नहीं है। तो हुआ ये कि एक अमेंडमेंट हुई थी, 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें कहा गया कि प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं। प्रेसिडेंट साहब उन राज्यों को, जैसे जिन राज्यों की बाउंड्रीज चेंज हो रही है, जो भी अफेक्टेड राज्य हैं, जिससे अगर किसी राज्य का नाम बदल रहे हैं, अगर या किसी राज्य का कुछ भी कर रहे हैं, बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, तो उन जो भी अफेक्टेड राज्य हैं, जितने जैसे 2 या 3 राज्य, कोई भी राज्य अफेक्टेड है, तो उसको प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, उनकी वो सजेशन मांगेंगे। प्रेसिडेंट साहब उनकी सजेशन ले सकते हैं और उसके लिए उनको टाइम दे सकते हैं। लेकिन वो सजेशन माननी पार्लियामेंट के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पहली बात तो ये, सजेशन को मानना जरूरी नहीं है। और अगर वो उस टाइम के तहत सजेशन नहीं देते हैं तो भी कोई जरूरी नहीं है। वो टाइम दें तो प्रेसिडेंट साहब दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो बस ये है कि एक फॉर्मेलिटी सी है कि प्रेसिडेंट साहब अफेक्टेड राज्य से उनकी सजेशन मांगेंगे। अगर वो उनकी राज्य विधानसभा सजेशन देती है तो उनको मानना भी जरूरी नहीं है, और अगर नहीं देती तो भी कोई रुकावट नहीं आ रही, बिल पास आराम से हो गया, तो वो चेंजेस हो जाएंगे जो भी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया करनी चाह रही थी। तो 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यही थी कि प्रेसिडेंट साहब अफेक्टेड राज्य को भेज सकते हैं कि उनको कहीं पे अफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस ये याद रखना है। तो यहाँ तक बातें क्लियर होगी। अब प्रोसेस हमने बता दिया आर्टिकल नंबर 3 की, यही इंपॉर्टेंट था। फिर एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। मैं आपको बता देता हूँ, जब भी अपना संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस टाइम पार्ट ए, बी, सी और डी, ये 4 तरह से हमने विभाजन किया था स्टेट्स का। तो उसमें क्या हुआ था, जो पार्ट ए था उसमें जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, यानी कि ब्रिटिश के टाइम पे जो प्रांत चले आ रहे थे, उनको रखा गया था। बी में हमने बड़ी रियासत को रखा था, बड़ी रियासत को कह सकते हैं हम, कि जो बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट्स थे उनको रखा गया था। फिर जो पार्ट सी है इसमें छोटी रियासत को रखा गया था, कि छोटी, जिनका एरिया थोड़ा कम था, जिन प्रिंसली स्टेट्स का, उनको रखा गया था। और ऐसे ऐसे स्टेट्स को रखा गया था, ऐसे क्षेत्र को रखा गया था जो चीफ कमिश्नर के अधीन आते थे। ब्रिटिश जो ब्रिटिश एरिया था उसमें चीफ कमिश्नर के जो नीचे आते थे उनको रखा गया था। और पार्ट 4 में रखा गया था एक्वायर्ड क्षेत्र को, यानी कि जो भी हम एक्वायर्ड करेंगे, किसी को लेंगे, उसको रखा गया था। एक्वायर्ड को रखा गया था, एक्वायर्ड का मतलब होता है किसी को हम विजिट करेंगे, विजित प्रदेश को जीतेंगे उनको। लेकिन इसमें अंडमान निकोबार को रखा गया था। उसकी स्पेसिफिक जो अलग कल्चर है और अलग सिस्टम है उनका, अलग तरह रहने का तरीका है, थोड़े कटे हुए हैं वो, तो उस तरह से उनको अंडमान निकोबार को पार्ट 4 में, पार्ट डी में रखा गया था, सॉरी, भाग डी में रखा गया था। तो ये जो विभाजन है, ये विभाजन 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हटा दिया गया था। ये सारा जो पार्ट ए बी सी डी है ये हटा दिया गया था, और फिर हमने स्टेट्स को सीधा बांट दिया गया था कि कैसे ए बी सी डी को हटा दिया गया और स्टेट को, अपने जो जितने स्टेट्स हैं अभी, वो सीधी तरीके से बांट दिए गए थे फर्स्ट शेड्यूल के तहत। देखिए आप यहाँ पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आया था। इसमें क्या हुआ था, क्लासिफिकेशन हटा दी गई थी, प्लस हमने 14 स्टेट्स बनाए थे, 6 यूनियन टेरिटरी बनाई थी। तो देखिए, जो पहले 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में हटाया गया था वो पार्ट ए बी सी डी हटा दिया गया था। फिर उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, उसमें हम भाषा के आधार पे भी हमने बहुत सारे राज्य बनाए, लिंग्विस्टिक बेस पे भी राज्य बनाए। जो पहला राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था, वो इससे पहले बना था, इस एक्ट से पहले बन गया था 1953 में। पोटी श्रीरामुलु नाम के जो नेता थे, उनका देहांत हो गया था आमरण अनशन की वजह से, इसलिए दबाव में आके सरकार को आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा था। ये आपको पता होगा। फिर आपको याद रखना कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, उसने 14 स्टेट्स बताए थे, 14 स्टेट बनाए उसके तहत, और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई उसके बाद हमने। तो
इसी में देखते हैं कि अंडर आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर होती है कि वो न्यू स्टेट को फॉर्म करे, बाउंड्री को चेंज करे, नेम को अल्टर करे, इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी कर सकती है बाई लॉ बनाकर। ये सही है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट साहब रेफर करेंगे ऐसे बिल को कंसर्न स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को, कि जो भी अफेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली है, राज्य विधानसभा है, उनको भेजा जाएगा उनके व्यू लेने के लिए, लेकिन बाउंड नहीं होती पार्लियामेंट उनकी मानने के लिए। अगर वो भेजते हैं तो ठीक है, नहीं भेजते तो भी ठीक है। फिर कह रहा है कि जो पार्ट ए बी सी डी है इसको खत्म किया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत। बिल्कुल सही है ये, और ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है। फिर कह रहे हैं कि अगर आर्टिकल 4, देखिए आर्टिकल 4 ये कह रहा है कि अगर स्टेट यानी कि अगर पार्लियामेंट को चेंजेस करती है, स्टेट की बाउंड्री को इंक्रीज कर रही है, नेम को इंक्रीज कर रही है, या भी कोई नया स्टेट बना रही है, जैसे कि ये आर्टिकल नंबर 2 कहता है स्टेब्लिश कर रही है किसी नए स्टेट को, ये यूनियन में शामिल कर रही है किसी स्टेट को, तो वो जो भी चीज़ कर रही है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं मानेंगे। बस ये याद रखना कि आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जितने भी चेंजेस किए जाते हैं उसको संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा 368 के तहत। तो उसके लिए यानी कि संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। आप देख भी सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर को हमने यूटी बनाया, तो उसके लिए हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं किया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019 का, उसके तहत ही यूटी बना दिया गया। तो यही कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत नहीं होती। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 21, यही था। ये सारे स्टेटमेंट सही है, ऑल 4 आर करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये इसी से रिलेटेड है। हमने क्या बताया आपको कि पार्ट ए बी सी डी वाले राज्य थे उसको हटा दिया गया था 1956 में। उससे पहले क्या हो रहा था कि जब भी आज़ाद हुआ अपना संविधान बन के तैयार हो गया था, और 1947 में हम आज़ाद हुए थे, 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। उसके बाद से ही डिमांड चल रही थी, लोग जो स्टेट को मांग रहे थे लिंग्विस्टिक बेस पे, कि भाषा के आधार पे राज्य होना चाहिए। जैसे तेलुगु भाषा के क्षेत्र अपना अलग राज्य की मांग कर रहे थे, मराठी भाषा के जो लोग थे वो मराठी क्षेत्र की मांग कर रहे थे, अलग से राज्य बनाने की बात कर रहे थे। तो इस पे कमेटी बनाई गई थी, तो 3 कमेटी बनाई गई थी। पहली धर कमेटी बनाई गई थी, इन्होंने मना कर दिया था कि भाषा के आधार पे विभाजन नहीं किया जाना चाहिए स्टेट का। फिर जेवीपी कमेटी बनाई गई थी, इसमें जवाहरलाल नेहरू साहब, वल्लभ भाई पटेल साहब और पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 व्यक्ति थे। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की नाम से तीनों जेवीपी कमेटी कही गई। इन्होंने भी कहा कि भाषा के बेस पे आप स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जो फजल अली कमीशन आया था, इन्होंने कहा कि भाषा के बेस पे किया जा सकता है, लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट फॉर्मेशन की जा सकती है। इसका कारण यह था कि 1953 में क्या हुआ था, 1953 में आंध्र प्रदेश का जो आंदोलन हुआ था उसमें पोट्टी श्रीमल्लू जो एक कांग्रेस के बड़े नेता थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के, उनका देहांत हो गया था आमरण अनशन की वजह से। इसलिए सरकार को अभी लग रहा था कि भाषा के बेस पे स्टेट बनाए जा सकते हैं। तो जो फजल अली कमीशन है, इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर स्टेट बनाए जा सकते हैं लिंग्विस्टिक बेस पे। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पे पूछ रहा है, सीक्वेंस पूछेगी ये, तो पहले धरा आया था, फिर जेवीपी आया था, फिर फजल अली। बिल्कुल सही है सीक्वेंस है, ए बी सी। इस पे ये हो गया, ए बी सी कहाँ पे है, ए इज़ द राइट आंसर, इसका ये आएगा। तो इस पे हमने बातें कर ली कि भाषा के आधार पे बांटा गया। फिर उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 आया था, और उसमें ही फिर पार्ट ए बी सी डी को खत्म कर दिया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। उसके बाद जो एक्ट आया उसके तहत हमने 14 स्टेट बनाए और 6 यूटी बनाए, इनकी संघ शासित प्रदेश बनाए थे। अब देखिए, इनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि जब जब ये स्टेट बने। बहुत सारे पहले यूटी थे, फिर स्टेट बने हैं। जैसे कि हरियाणा पंजाब से अलग होके बना है, गोवा पहले गोवा पोर्तुगीज के अंडर था, फिर यूटी बना, फिर स्टेट बना। तो इसका सीक्वेंस बताना है कि पहले कौन बना, बाद में कौन बना। तो इसको आप लोगों को रट्टा मारना ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रट्टा मारना है। जैसे नागालैंड आपको याद रखना है कि हरियाणा से पहले बना था, फिर चंडीगढ़ हरियाणा ये तो एक ही साथ बने थे 1966 में। फिर आपको याद रखना है मणिपुर, थोड़ा आप ध्यान में रख लेना कि 1972 में बना था। और आपको सिक्किम पक्का याद रखना है। 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 2 एक्ट जो हैं, 35वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम और 36वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1975 के, ये दोनों सिक्किम से रिलेटेड हैं। 35वें में क्या हुआ था, सिक्किम को एसोसिएट राज्य बनाया गया था, सहभागी कंट्री बनाया गया था, सहभागी कंट्री बनाया गया था। और 36वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इसको पूर्णतः स्टेट बना दिया गया था, फुल स्टेटहुड दे दिया गया था। ये आपको याद रखना है, 36वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत फुल स्टेटहुड दे दिया गया था सिक्किम को। और देखो, रेफरेंडम के बाद वहाँ पे जनता का जनमत संग्रह हुआ था, उसके बाद 36वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम करके हमने उसको पूरा स्टेट बना दिया था, जैसे अपने और स्टेट्स हैं। ये आपको याद रखना है। फिर आपको गोवा याद रखना है कि पोर्तुगीज टेरिटरी थी, फिर पुर्तगालियों के अधीन थी, उसके बाद हमने स्टेट बना दिया गया था 1987 में। तो ये स्टेटमेंट पूछा है कि
क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जचाना है तो आप सेट कर दीजिए ABDEC आएगा इसका आंसर, तो ये आप देख लेना, बी इज द राइट आंसर, बी आएगा इसका। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बात कर रहा है आपके पार्ट 8 की बातें कर रहा है, और बातें कर रहा है ये यूनियन टेरिटरी के जो प्रशासन है वो कैसे चलता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक आर्टिकल है संविधान का 239, वो बता रहा है कि जितने भी अपने संघ शासित प्रदेश हैं, जितने भी अपने संघ शासित प्रदेश हैं, कि आपको पता ही चल रहा है पढ़ के, संघ शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी, इस पे यूनियन क्या करती है, यहाँ पे कोई राज्य विधानसभा नहीं होती, राज्य विधानसभा नहीं होती रन करने के लिए, जो पार्लियामेंट होती है वही इसका शासन चलाती है। तो इसमें बताया गया कि जो प्रेसिडेंट साहब इसका शासन चलाएंगे, और थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि एक प्रशासक होगा, उसके नियुक्त करेंगे प्रेसिडेंट साहब, और वो उनको कह सकते हैं कि आप शासन चलाएं। जैसे कि यूटी है अपनी, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, तो ये जितनी भी यूटीज़ हैं, दिल्ली है, जम्मू एंड कश्मीर है, तो जो जितनी भी यूटी है, इसको जो चलाने की जिम्मेदारी है वो प्रेसिडेंट साहब की है। प्रेसिडेंट साहब चलाएंगे कैसे, एक एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, प्रशासक के द्वारा। वो किसी गवर्नर को भी कह सकते हैं, जो भी नियर बाई गवर्नर होते हैं उनको कह सकते हैं कि आप इसको शासन चलाएं। तो ये बात लिखी गई आर्टिकल 239 में। फिर आपको याद रखना है कि दिल्ली का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का केस इंपॉर्टेंट क्यों है कि दिल्ली का एक अमेंडमेंट हुई थी 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें एक तो दिल्ली का नाम नेशनल कैपिटल टेरिटरी कर दिया गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली इसका नाम कर दिया गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तो ये अमेंडमेंट थी 239AA। इसमें क्या किया गया, इसमें एक तो राज्य विधानसभा दिया गया। देखो हमने क्या पढ़ा कि यूटी का जो प्रशासन चलाएंगे प्रेसिडेंट साहब चलाएंगे प्रशासक के द्वारा, लेकिन अब दिल्ली को स्पेशल सिचुएशन दी गई कि यहाँ पे विधानसभा बनाएगी। ये पुडुचेरी में ही पहले बन चुकी थी, और इसके लिए आर्टिकल है 239A। इसमें लिखा गया था कि पुडुचेरी के लिए विधानसभा बनेगी। फिर 239A दिल्ली की बात करता है कि न्यू दिल्ली में विधानसभा बनेगी और इनकी एक अलग से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि स्टेट में जितनी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, यानी स्टेट की जितनी मंत्री परिषद होती है, स्टेट के जो सीएम साहब होते हैं और बाकी सारे मंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति गवर्नर करते हैं। लेकिन जो दिल्ली का केस है, दिल्ली के केस में वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, प्रशासक की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कि वहाँ का प्रशासन चलाने के लिए। लेकिन वहाँ के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, यानी कि वहाँ के जो मंत्री परिषद हैं, जैसे कि जो अभी जो सीएम बनी है मैडम, उनकी जो नियुक्ति करेंगे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नहीं करेंगे, उनकी नियुक्ति करेंगे प्रेसिडेंट साहब। ये आपको याद रखना है। ये एक थोड़ा सा अलग फैक्ट है कि बाकी सारे स्टेट्स में गवर्नर साहब करते हैं, लेकिन यहाँ पे दिल्ली के केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। लेकिन एक केस और आता है कि जम्मू एंड कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, वहाँ पे भी विधानसभा है, लेकिन वहाँ की विधानसभा में भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी, जो यानी कि जो मंत्री परिषद बनेगी, उसकी नियुक्ति वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं करेंगे। वहाँ पे भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट साहब करेंगे। ऐसा कई बुक्स कह रही हैं, लेकिन गलत है। वो प्रेसिडेंट साहब नहीं करते, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं। ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर में जो विधानसभा है, उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसके जो नियुक्ति करेगी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे। लेकिन दिल्ली के केस में प्रेसिडेंट साहब करेंगे, दिल्ली के केस में प्रेसिडेंट साहब करेंगे, और जम्मू एंड कश्मीर के केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे। इसका प्रूफ भी मैं आपको इस स्लाइड के साथ अटैच कर दूंगा मैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर दिल्ली के प्रशासन में ऊपर बताया गया कि देखो ये पूछा गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, तो प्रेसिडेंट साहब करेंगे। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर ही करेंगे। फिर पूछा गया है कि देखिए, और जो ये 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी 1991 की, 1991 में हुई थी ये, इसके द्वारा दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। इसमें जो जैसे कि सभी राज्य की विधानसभा है, उनको स्टेट लिस्ट पे पूरी पे कानून बनाने का अधिकार है। जैसे कि राज्य सूची पर कानून बनाती है, संघ सूची पर कानून बनाने की पावर यूनियन गवर्नमेंट की होती है, संघ सरकार की होती है। तो राज्य सूची पर कानून बनाने की पूरी पावर होनी चाहिए थी राज्य विधानसभा को, दिल्ली को। लेकिन जो ये एक्ट है 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें 3 ऐसे विषय बताए गए, 3 सब्जेक्ट ऐसे बताए गए जिसपे दिल्ली की विधानसभा कानून नहीं बना सकती। उसमें एक तो है पब्लिक ऑर्डर, ये आपको याद रखना है, एक तो लोक व्यवस्था है, एक पुलिस है, और एक लैंड यानी कि जमीन। यानी कि जमीन, पुलिस और लोक व्यवस्था से रिलेटेड जितने भी केस हैं, उस पर दिल्ली की विधानसभा कानून नहीं बना सकती, उस पर यूनियन गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी। ये आपको याद रखना है। ये 3 विषय हैं जिन पे राज्य विधानसभा कानून नहीं बना सकती। बाकी सारे जितने भी विषय हैं स्टेट लिस्ट के, उस पर कानून बनाने की पावर है किसके पास, दिल्ली गवर्नमेंट के पास। और एक और आर्टिकल आता है 239B। 239B में कहते हैं कि ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है, जैसे अध्यादेश होता है जो गवर्नर साहब जारी करते हैं 213 आर्टिकल्स में, प्रेसिडेंट साहब जारी करते हैं 123 आर्टिकल में,
123 आर्टिकल प्रेसिडेंट साहब जारी कर सकते हैं अध्यादेश, 213 आर्टिकल के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ऐसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं दिल्ली में। ये आपको याद रखना है, 239B आर्टिकल यही कह रहा है। बस यही था। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या बातें कर रहे हैं। कि पार्ट जो 8 है उसमें जो 239 आर्टिकल से 241 है वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है यूटी की, बिल्कुल सही है। 239 कहता है कि प्रेसिडेंट साहब एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू क्या करेंगे, यूनियन टेरिटरी को चलाएंगे, ये भी सही है। और इन सेम केसेस, कुछ केसेस में वो गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर बना सकते हैं, या फिर किसी गवर्नर को कह सकते हैं एडजॉइनिंग स्टेट को, पास वाले गवर्नर को, कि आप यूनियन टेरिटरी को चलाएं। ऐसा हो सकता है बिल्कुल, कि अगर कभी चंडीगढ़ का प्रशासन चलाया जाना है तो वो हरियाणा के या पंजाब के गवर्नर को कह दे कि आप इसका प्रशासन चलाएं, ये भी हो सकता है। और अभी उन्होंने प्रशासक नियुक्त कर रखे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर रखे हैं, ये भी हो सकता है। आर्टिकल 239 यही कह रहा है, हमने पढ़ लिया था, देखिए ये 239 यही था। फिर 239A जो 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में जोड़ा गया था, ये कह रहा है स्पेशल प्रोविजन करता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के लिए, बिल्कुल सही है। और जो चीफ मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये बिल्कुल गलत है, प्रेसिडेंट साहब इसको अपॉइंटमेंट करेंगे। लेकिन अगर ये जम्मू कश्मीर का केस होता तो जम्मू कश्मीर के केस में विधानसभा दी गई है, लेकिन वहां पे जो नियुक्ति करेंगे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ही करेंगे, ठीक है, ये याद रखना है आपको। फिर 239A आर्टिकल जो कह रहा है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना सकती है यूनियन टेरिटरी में, जैसे पुडुचेरी में बनाया, ये हमने पढ़ लिया था। कि 239A जो आर्टिकल है वो पुडुचेरी की विधानसभा से रिलेटेड है। और ये भी कह रहा है कि और सारी जितनी भी यूटी है उसमें विधानसभा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई जा सकती है। तो ये तीनों ही सही है, सी इज द राइट आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 25, ये फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल के कंपैरिजन पे बात कर रहा है, तो इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हो क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होगी। सीधा मैं आप लोगों को कंपेयर जो टेबल है उस पर ले जाता हूँ। देखिए आपको याद रखना है, फिफ्थ सिक्स शेड्यूल यानी कि पाँचवीं और छठी अनुसूची है, दोनों ही पहली बात तो न्यूज़ में है, क्योंकि जो लद्दाख है अभी वो सिक्स शेड्यूल की बातें कर रहा है कि सिक्स शेड्यूल की स्टेटस चाहिए हम लद्दाख को, इसकी डिमांड कर रहे हैं लद्दाख के लोग। तो देखिए जो सिक्स शेड्यूल और फिफ्थ शेड्यूल है, दोनों ही शेड्यूल्ड एरिया की बातें करती हैं, कि अनुसूचित क्षेत्र की बात करती हैं, यानी कि जो भी क्षेत्र शेड्यूल्ड किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसको शेड्यूल्ड एरिया कहते हैं, जिसमें ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, या फिर कोई भी केस जिसका कल्चर अलग है लोगों का, तो उनको शेड्यूल्ड एरिया घोषित किया जाता है, थोड़ी सी अलग सी पावर दी जाती है, तो फिफ्थ सिक्स शेड्यूल में। लेकिन आपको याद रखना है, फिफ्थ शेड्यूल बात करेगी वो सिर्फ उन स्टेट्स की बातें करेगी जो इन स्टेट्स को छोड़ के हैं, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम को छोड़कर। यानी कि देखिए असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम को छोड़कर जितने भी शेड्यूल्ड एरिया हैं, जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, उसकी बात करेगी फिफ्थ शेड्यूल, और असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम की बात करेगी सिक्स शेड्यूल। याद रखना यहाँ पे मिजोरम है, मणिपुर नहीं है, कई लोग मणिपुर से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिफ्थ सिक्स शेड्यूल का पहला तो कंपेयर यही है, आपको याद रखना है। पांचवी शेड्यूल जैसे कि मध्य प्रदेश के अगर ट्राइबल क्षेत्र की बात करेंगे तो हम किस में बात करेंगे, फिफ्थ शेड्यूल की। अगर हम यूपी के ट्राइबल क्षेत्र की बात करेंगे तो फिफ्थ शेड्यूल की, लेकिन असम के अगर ट्राइबल क्षेत्र की बातें हो रही हैं तो वो सिक्स शेड्यूल के अंतर्गत आएगी, ऐसा बांटा गया है फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में। ये हो गया। फिर देखिए ये एक महत्वपूर्ण फर्क है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जिसको जनजातीय सलाहकार परिषद कहते हैं, ये फिफ्थ शेड्यूल में होती है। कई बार वो ऐसे लिख देते हैं कि सिक्स शेड्यूल में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होते हैं, ऐसे लिख देते हैं, तो ये गलत है। आपको याद रखना है, फिफ्थ शेड्यूल में होती है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल होती है, यानी कि जिसको स्वायत्त परिषद कहते हैं, स्वायत्त जिला क्षेत्रीय परिषद, ये होती है छठी अनुसूची में। देखिए ये जो परिषद है ना असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम की, इसके पास पावर होती है, बहुत सारी लेजिस्लेचर पावर होती है, कई केसेस में ये कानून भी बना सकते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर भी बना सकते हैं, अपने खुद के नियम बना सकते हैं। इनके शादियों के नियम तक बनाए हैं इन लोगों ने, जो ये क्षेत्रीय परिषद है, ये अलग से अपना कानून बना सकते हैं। अपने जितने भी जो कल्चर हैं शादी से रिलेटेड, अडोप्शन से रिलेटेड, उनके अलग अलग नियम भी बना सकते हैं। ये तो यानी इनकी थोड़ी पावर ज़्यादा होती है। और जो ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, ये सिर्फ आपको एडवाइजर करती है कि जो भी इस केस में ये किया जाना चाहिए, ये सिर्फ एडवाइजरी बॉडी होती है। देखिए लिखा भी गया होगा यहाँ पे कि ओनली एडवाइस करती है, केवल सलाह देती है, सही मायने में इनके पास पूरी पावर नहीं होती। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इसमें 30 मेंबर होते हैं, जो भी ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, इसमें 30 मेंबर होते हैं, 26 इलेक्टेड होते हैं, वहाँ की जनता से के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, और 4 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नर साहब के द्वारा। तो कई जगह लिखा होता है 6 मेंबर नहीं है, 4 मेंबर गवर्नर साहब के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं इसमें। तो आप यही याद रखना कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है छठी अनुसूची में, और इसमें 30 मेंबर होते हैं, 26 इलेक्टेड होते हैं, 4 नॉमिनेटेड होते हैं गवर्नर के द्वारा, और इनके पास लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पावर ज़्यादा होती है सिक्स अनुसूची के पास, छठी अनुसूची में। और जो पांचवी अनुसूची है इसमें ट्राइबल जो एडवाइजरी काउंसिल है, ये भी बॉडी पावरफुल होती है, सलाहकार परिषद होती है, और लेकिन ये उतनी ऑटोनोमी नहीं रखती, उतनी स्वायत्ता नहीं रखती जितनी कि
एडीसी रखती है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रखती है। ये याद रखना है, ये फ़र्क है। फिर गवर्नर की पावर होती है कि अगर कोई भी पार्लियामेंट का कानून है या फिर कोई स्टेट का कानून है, तो वो उसको मॉडिफाई करके लागू करवा सकते हैं अनुसूचित क्षेत्रों में। यानी कि कोई भी कानून कितने रूप में लागू किया जाएगा, किस डिग्री में लागू किया जाएगा, ये गवर्नर साहब चेंज कर सकते हैं। यही ज़रूरी है बस, और तो इसमें कुछ है नहीं, यही था इम्पोर्टेंट। हाँ, एक ये याद रखना, जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है उसमें मैक्सिमम 20 मेंबर होते हैं। कुछ याद रखना होता है कि उसमें 3 बाई जो 4th मेंबर होते हैं, उस विधानसभा में जो एसटी के एमएलए होते हैं वो उसका पार्ट होने ही होने चाहिए, ये याद रख लेना। कि 3/4 ये भी याद रख लेंगे तब बहुत काफ़ी है कि एसटी के एमएलए होने ही चाहिए, जो भी उस विधानसभा में हैं उनके, वो इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर होंगे। तो अब देखते हैं, पढ़ते हैं। तो 5th शेड्यूल बात करती है एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के, शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब इन द स्टेट ऑफ अदर देन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट ये। और फिर कह रहा है कि 5th शेड्यूल बात करती है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को स्टैब्लिश करने की, ये गलत है। यही स्टेटमेंट, ये 6th शेड्यूल आएगा यहाँ पे। और जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, जिसको हम सलाहकार परिषद कहते हैं, जनजातीय सलाहकार परिषद, वो 5th शेड्यूल में होती है, तो ये गलत हो गया। फिर बात करते हैं 5th शेड्यूल एरिया की। द गवर्नर हैज द अथॉरिटी टू मॉडिफाई और रेस्ट्रिक्ट द एप्लीकेशन ऑफ एनी सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन। ये बिल्कुल सही है, किसी भी केंद्रीय कानून को या फिर राज्य का जो कानून होता है उसको मॉडिफाई से लागू करवा सकते हैं 5th शेड्यूल के एरिया में, और 6th शेड्यूल के एरिया में भी गवर्नर साहब। फिर 6th शेड्यूल का एरिया है और वो नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बिल्कुल सही है ये। तो इसमें एक स्टेटमेंट गलत होगी अपनी, 3 इज द राइट आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। ये भाषा से रिलेटेड है। जब हम 8th शेड्यूल की बात करते हैं, 8वीं अनुसूची की, तो 8वीं अनुसूची में अभी 22 भाषाएं हैं अपने पास। लेकिन जब 1950 में अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था और लागू हुआ था संविधान 1950 में, उस वक्त 14 भाषा थी अपने पास। तो याद रखना कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान, उसमें 14 भाषा थी। उसके बाद में जोड़ी गई हैं, तो 22 भाषा हो गई हैं अभी। तो उसकी अमेंडमेंट से ही पूछा गया है क्वेश्चन कि अमेंडमेंट से कितनी कितनी भाषा जोड़ी गई हैं। तो एक तो याद रखना है आपको कि 21वें में एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी। जो 21वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ था 1967 में, ये नंबर है संवैधानिक संशोधन के, 21वां जो नंबर हुआ था उसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, एक ही भाषा सिंधी। फिर 71वां जो हुआ था, 71वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992, इसमें नमक से याद करते हैं इसको। इसको हम नेपाली, मैं से मणिपुरी, मणिपुरी, और कैन से कोंकणी। कोंकणी जो गोवा वाले कोस्ट, गोवा के कोस्ट पे बोली जाती है उसको कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये वर्ड्स आपको ऐसे कैसे याद करने, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कई बार मणिपुरी की जगह मराठी लिख देते हैं, तो वो ऐसा नहीं आएगा, गलत है वो। आपको नमक याद कर लेना। फिर आप बीडीएमएस को याद कर सकते हो, बीडीएमएस, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 4 भाषा जोड़ी गई थी 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। और ये एक ट्रिक भी है कि 21 और 71 को हम जोड़ेंगे तो 92 आएगा, ऐसा कुछ आप याद कर सकते हो। 21वां ट्रिक तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कर सकते हो आप। फिर कह रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज है 8th शेड्यूल में, तो नहीं है, ये गलत है। इंग्लिश भाषा 8th शेड्यूल में इंक्लूड नहीं है, ये आपको याद रखना है। फिर कह रहा है कि 92 में क्या जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मराठी, सॉरी मराठी नहीं है, मैथिली है, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। और फिर कह रहा है, देखो ऐसे ही वो क्वेश्चन को गलत करते हैं। फिर कहते हैं कि 71 अमेंडमेंट में जोड़ी गई कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, नमक भाषा जोड़ी गई थी, ये भी बिल्कुल सही है, ये सही है। फिर 21वें में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, ये सही है। तो यानी 1 2 2 स्टेटमेंट सही है और 2 स्टेटमेंट गलत हैं। 2 इज द राइट आंसर, ओनली 2। ये 3 पे लग गया, ये ओनली 2 आएगा। फिर बात करता है क्लासिकल लैंग्वेज की। तो देखिए, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में भाषा लिखी गई थी 8th शेड्यूल में, 22 भाषा की बात हमने की, उसके लिए अमेंडमेंट हुई है, 3 अमेंडमेंट हुई हैं अभी तक। अब हम बात करते हैं क्लासिकल लैंग्वेज की, जो इसको हम शास्त्रीय भाषा कहते हैं। तो जो शास्त्रीय भाषा है उसका जो शुरुआत हुई थी, उसकी शुरुआत 2004 में की गई थी। ये आपको याद रखना है, 1950 में नहीं की गई, 2004 में की गई थी। और जो पहली भाषा थी शास्त्रीय भाषा में, वो तमिल भाषा थी, संस्कृत नहीं थी, इसका भी आपको याद रखना है। तमिल थी, संस्कृत नहीं थी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाते हैं। और अभी जो शुरुआत में ये भाषा थी वो 6 थी, मतलब अभी तक 6 थी, अभी 5 भाषा और जोड़ दी गई है। तो इसकी ये स्टेटमेंट देख सकते हैं हम कि अभी 11 लैंग्वेज हो गई हैं क्लासिकल लैंग्वेज, 6 लैंग्वेज अभी जोड़ी गई हैं। 6 लैंग्वेज देखिए, 2004 में पहले तमिल थी, फिर संस्कृत को जोड़ा गया 2005 में, फिर कन्नड़ को जोड़ा गया 2008 में, तेलुगु को जोड़ा गया 2008 में, मलयालम को जोड़ा गया 2013 में, ओडिया को जोड़ा गया 2014 में। तो ये शास्त्रीय भाषाएं, जिन भी भाषाओं का एक अच्छा लिटरेचर होता है, पुराना एंशियंट लिटरेचर होता है, उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है।
तो ये 6 भाषा थी पहले, लेकिन 2024 अक्टूबर 2024 में क्या किया गया, 5 भाषा और जोड़ दी गई। तो 5 भाषा में कौन सी है? मराठी, बंगाली, असमीज, पाली, प्राकृत। इसको आप याद कर लेना, पूछा जा सकता है टीओ एटीओ एग्जाम में अभी वाले में। और याद रखना कि जो क्लासिकल भाषा होती है उसमें 2 अवार्ड दिए जाते हैं। एक तो प्रेसिडेंशियल अवार्ड होता है, राष्ट्रपति सम्मान होता है, एक महर्षि बद्रयान व्यास सम्मान अवार्ड होता है। महर्षि बद्रयान व्यास सम्मान अवार्ड होता है जो दिया जाता है शास्त्रीय भाषा में। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू आपका हमें सुनने के लिए। और अगर आपका जो भी फीडबैक है वो पक्का आप हमें शेयर कीजिए, या तो टेलीग्राम चैनल पे अपना जो लिंक है @civil चौपाल हेल्प, इस पे भी कर सकते हैं आप, और यूट्यूब के कमेंट के नीचे भी अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। और जो भी आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप हमें बताइएगा। धन्यवाद।